सभी लोग कृपया ध्यान दें, माननीय राज्यपाल महोदय अब ज्वाइन करेंगे। ऑडियो बंद है ना? महामहिम राज्यपाल राजस्थान माननीय श्री कलराज मिश्र का मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और कार्यक्रम शुरू करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। प्रारंभ करिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय जी जो महामना मालवीय मिशन ग्रामीण इकाई वाराणसी के अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो महामहिम का स्वागत करें और आपका परिचय दें। आज के इस कार्यारंभ समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम पंडित कलराज मिश्र जी, राज्यपाल राजस्थान का मैं महामना मालवीय मिशन उसके वाराणसी की ग्रामीण इकाई एवं आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे उनका परिचय देने का दायित्व सौंपा गया है, जिसे मैं सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पंडित मिश्र जी का जन्म 1 जुलाई 1941 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सैदपुर कस्बे में हुआ था। आपने अपने जन्म स्थान से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की। पंडित मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं। आपका चुनाव क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश रहा है, परंतु पंडित मिश्र जी मूलतः एक किसान एवं समाज सेवी हैं। अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में पंडित मिश्र जी ने अनेकों पदों को सुशोभित किया है। आप 1978 से 1984 तक तथा 2001 से 2012 तक 3 बार राज्यसभा के सदस्य, 1984 से 2001 तक 3 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य, 1997 से 2000 तक उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा 2012 से 2014 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय संसद की कई स्थायी समितियों जैसे रक्षा लाभ पद के पद आदि के सदस्य भी रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल का पद सुशोभित करने के पूर्व आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य 2014 से 2019 तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश एवं देश की राजनीति में आप छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आपका अच्छा संबंध है और वे सभी लोग आपको आदर एवं सम्मान देते हैं। आपने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नामक एक पुस्तक भी लिखी है जो काफी प्रसिद्ध हुई है। ऐसे सम्मानित वरिष्ठ राजनेता को आज अपने बीच पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय का आप सभी की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। हम अभिभूत हैं अपने बीच में माननीय मिश्र जी को प्राप्त पा करके। आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा दुगनी हो गई। अब मैं आपको इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो मेन इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसके गठन के बारे में और उसके पीछे का बैकग्राउंड है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय और हमारे साथ उत्पन्न हर महोदय, यहाँ जो जितने लोग उपस्थित हैं, माननीय सिद्धनाथ उपाध्याय जी, माननीय हरिशंकर जी, मुनीश जी, देवेंद्र भसीन जी एवं सभी गणमान्य अतिथि, अभी माननीय विद्यासागर पांडे जी भी हमारे बीच ज्वाइन कर लिए हैं संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी से। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा देना चाहता हूं। आज हम सबके जीवन में शायद सबसे कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। 100 वर्ष पूर्व जब स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी पूरे विश्व में फैली थी, तो शायद विश्व के बीच में इतनी दूरियां थी कि आवागमन इजी नहीं था, आसान नहीं था, तो शायद हम उससे बच गए। लेकिन आज देश और दुनिया की वाहनों की गतिशीलता और वैश्विक निकटता की एक नकारात्मकता के कारण पूरा विश्व अचानक इस महामारी के चपेट में आ गया। हालांकि कोविड-19 से निपटने के लिए भी यह गतिशीलता एक तरह से वैज्ञानिकों को एकजुट करने की क्षमता प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी हम एक कह सकते हैं कि मानव जाति पर लगभग सबसे बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। यदि कोई भी कोविड-19 जैसी बीमारी मात्र 3 महीने में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो एक ऐसा समय है कि हमें शीघ्र ही इसके हल के बारे में सोचना होगा। हमारे सारे नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि जल्दी ही हम इस बीमारी के लिए हल खोज भी पाएंगे। लेकिन इस समय तीसरी दुनिया भूख और महामारी के बीच
एक तरह से चुनाव करने को बाध्य हो गई है। 130 करोड़ के लोग केवल हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते और केवल सरकार को के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। सरकार अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है, लेकिन हमारा भी नागरिक होने का एक कर्तव्य है और हमें भी इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना होगा। इसलिए एक सोच आई कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विश्व में जगह जगह पर हैं और महामना की धरती से निकले हुए हैं, तो बीएचयू के पूरा छात्र जो पूरे विश्व में हैं वो इकट्ठे हुए और उनके बीच में एक सोच आई कि हमें एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, देने वाले लोग भी हैं, कष्ट में पड़े हुए लोग हैं जिनको जरूरत है, और वॉलंटियर्स भी हैं, लेकिन उनको एक सूत्र में बांधने की शायद श्रृंखला हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। तो ये श्रृंखला को बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के स्तर पर दैनिक एवं साप्ताहिक रूप से अनुभवी पेशेवरों, प्रोफेसरों और स्टार्टअप की भांति सोचने वाले लोगों को जो कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक लाभार्थियों तक मदद पहुंचा सकें, इस तरह की एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। और सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत हुई। मुनीष बिंदल जी जो महामना मालवीय मिशन के से संबंधित हैं और बीएचयू के छात्र रहे हैं, उन्होंने ये शुरुआत की और उनके साथ उनके बीएचयू और आईआईटी के पढ़े हुए पुराने छात्र लोग मिलकर एक परिकल्पना आई, जिसपे बनारस से हमने भी ज्वाइन किया और इस तरह हम लोगों ने एक बड़ी श्रृंखला छात्रों की तैयार कर ली, उनकी हमने ट्रेनिंग की और इस अनुभव के बेसिस पे हमने उनको लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन इत्यादि के बारे में समझाया और जिससे ये बच्चे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकें। और इस तरह यह इमरजेंसी रिस्पांस टीम छोटी छोटी शुरुआतों को करते हुए कोटा में एक सफल प्रयोग कर चुकी है और उसी सफल प्रयोग को अब बनारस और उत्तराखंड में हम लोग करने की सोच रहे हैं। और आज महामहिम के आशीर्वाद से हमें लगता है कि हम वो काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं ये छोटे से परिचय के बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम को समय को ध्यान में रखते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महामना मालवीय मिशन मुख्य इकाई नई दिल्ली के हरिशंकर सिंह जी को, जो महामंत्री हैं, कि वो संस्था का परिचय दें। माननीय हरिशंकर सिंह जी। नमस्कार। महामना मालवीय मिशन वाराणसी ग्रामीण इकाई द्वारा गठित इमरजेंसी रिस्पांस टीम के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, महामना मालवीय मिशन के शुभचिंतक, राजस्थान राज्य के राज्यपाल महामहिम माननीय कलराज मिश्रा जी, बनारस ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर एस एन उपाध्याय जी, महामंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी, मिशन के उपाध्यक्ष श्री मुनीष बिंदल जी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, मालवीय मिशन देहरादून इकाई, उपस्थित महानुभाव। उद्घाटन कार्यक्रम में लगता है हरिशंकर जी की आवाज वो मोबाइल से कनेक्टेड है। आप, मुझे लगता है कि नेटवर्क उनके यहाँ कम है। ठीक है सर, तब हम इस कार्यक्रम की अगली कड़ी पे चलते हैं और मैं अभिषेक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोटा इकाई के परियोजना पर एक दृश्य सभ्य प्रस्तुतिकरण करें माननीय राज्यपाल जी के लिए। 5 नए समूहों का गठन हुआ, जिसमें राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षक भी सम्मिलित थे। इन समूहों ने इस कार्य में कोटा के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हुए 55 नए स्वयंसेवक जोड़े। साथ ही श्री एन राजा वेंकटेश्वर ने विद्यार्थियों को अपने काम में और कुशल करने हेतु ऑस्ट्रेलिया से Why should anyone be led by you पर सेशन लिया। इसी बीच टाटा स्टील यूके और अंबुजा सीमेंट के पूर्व सीईओ एवं व्यापार रूपांतरण के लिए विख्यात रहे श्री बिमलेंद्र झा ने इस पहल को पूरे देश तक ले जाने का विजन दिया। इन्होंने हर सुबह इस कोटा पायलट की समीक्षा की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि डिजाइन और कार्यान्वयन मजबूत हो और हर दिन की सफलता और असफलताओं से सबक सीखे जा सके।
और इस प्रकार महामना मालवीय मिशन के साथ साथ मैची फाउंडेशन, जिसके कर्ता धर्ता स्वयं विमलेंद्र झा थे, ईआरटी के साथ जुड़ी। 24 मार्च 2020 को पूरे देश को लॉकडाउन में जाना पड़ा, पर उसके एक दिन पहले ही एक निर्णायक पहल हो चुकी थी। कोटा देश का पहला शहर बना जहां सहायक प्रोफेसर मनीष बिंदल, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के विचार के प्रवर्तक और ईआरटी कोटा के मार्गदर्शक भी हैं, के निर्देश अनुसार इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिसका शुरुआती उद्देश्य था छात्रों को डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देना। उन्होंने आरटीओ कोटा के 24 विद्यार्थियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर इसकी शुरुआत की, जहां पहले विद्यार्थियों के तकरीबन 1600 रिस्पांस लिए गए। व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू होकर इसका टारगेट था लगभग 700 वोटिंग बूथ में बटे पूरे कोटा शहर को कवर करना। इसी के साथ इस टीम से जुड़े डॉक्टर विवेक, जिन्होंने इसके स्वयं सेवकों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य किया। 3 अप्रैल तक इसमें 64 विद्यार्थी और 3 अध्यापक स्वयं सेवक जुड़े। वहीं 10 अप्रैल तक ये संख्या बढ़कर 70 हो गई। इन स्वयं सेवकों में से 30 ने सेल्फ कोच श्री सलील भल्ला द्वारा लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ यानी आत्म परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण लिया। इसी के साथ कोटा के आरके पुरम पर ईआरटी मॉडल को टेस्ट भी किया गया, जिसकी वजह से प्रतिक्रियाओं की संख्या में 278 की वृद्धि हुई। पर्यावरण दिवस और योगा दिवस के दिन युवाओं को जागरूक करने के लिए ईआरटी ने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें तकरीबन 2000 लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। फिर कोटा और कोटा के बाहर के छात्रों के 2 समूहों का गठन किया गया, जिन्होंने पुलिस थाने वाइज काम किया और 212 नई प्रतिक्रियाएं ली। और भी कई लोग जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से स्वयं सेवकों को तैयार किया, हमसे जुड़े, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर श्री विनीत रावल, जिन्होंने इस टीम को हर हफ्ते मॉरल वैल्यूज और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिलाया, एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री रवि जायसवाल, जिन्होंने हार्टफुल मेडिटेशन जैसी ताकत इन स्वयं सेवकों तक पहुंचाई। ईआरटी के थिंक टैंक में एक और नाम है बिहार के प्रधान महालेखा परीक्षक श्री नीलोत्पल गोस्वामी का, जिन्होंने इस परियोजना के लिए रणनीतिक इनपुट प्रदान करने के लिए सार्वजनिक सेवा के साथ अपने बड़े अनुभव का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गांव के युवाओं में ज्ञान और आत्मविश्वास भरने हेतु उद्यमिता पर आधारित वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप नाम से 4 कार्यशालाओं का आयोजन हुआ, ताकि वे इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना आत्मविश्वास और मुस्कुराहट के साथ कर सके। गांव की महिलाओं को स्वरोजगार की शिक्षा दी गई, ताकि वे आत्मनिर्भर बने और एक बेहतर भविष्य की अगुवाई स्वयं करें। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के श्रृंखला निर्माण एवं जन सहायता के पद पर पहले से ही अग्रसर होने के बाद अब शीघ्र ही मार्गदर्शक श्री देवेंद्र भसीन के निर्देशन में उत्तराखंड भी इस पद पर पदार्पण करने की दिशा में अग्रसर है। श्रृंखला निर्माण महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रतिक्रियाएं एक कमिटमेंट थी आम जनता की आपातकाल में मदद के लिए तैयार होने की। हम स्वयं सेवकों को कार्य से जोड़ने और प्रतिक्रिया प्राप्ति में सफल रहे। फिर इस श्रृंखला के माध्यम से मॉक ड्रिल के द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु घर की रसोई जैसे गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर 10 से 30 दिन का राशन परिवारों को वितरित किया गया। भोजन और आर्थिक सहायता के साथ साथ उन परिवारों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के आयामों का भी ध्यान रखा गया। इसके अलावा ईआरटी स्वयं सेवकों ने एकजुट होकर कोटा के मोरुकला गांव में भी हजारों रुपए का योगदान किया और तकरीबन 40 परिवारों को राशन पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ईआरटी वाराणसी के मार्गदर्शन का कार्यभार संभाला आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर पी मिश्रा ने, जहां अत्यधिक प्रोन्नति हुई और लोगों के लिए कार्य भी किए गए। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ
तो श्री पी.के. मिश्रा और उनकी टीम ने रोटी बैंक नामक संस्था के साथ जुड़कर अत्यंत जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। लॉकडाउन प्रारंभ होने की वजह से अपना दिहाड़ी मजदूरी का कार्य गंवा चुके चिंतित और तनावग्रस्त प्रवासी मजदूरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई। ये गठबंधन अभी भी कार्यरत है और लोगों तक पहुंचकर उनकी सहायता कर रहा है। अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है और अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर भी भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ एक संपन्न एवं बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें उचित कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। वीडियो ओवर हो गया डॉक्टर। अब मैं मुनीष बिंदल जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोटा से करें, कोटा सेंटर से। मुनीष बिंदल जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। महामहिम राज्यपाल जी, इस कार्यक्रम में भागीदारी तो बहुत से विद्यार्थियों की रही है, पर हमने एक ये संकल्प रखा था कि यहाँ जो हम पुरस्कार और प्रमाण पत्र दें वो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को उचित काम नहीं मिल पाता, तो उनकी वैसे तैयारी हो सके। तो उनका उद्देश्य प्रमाण पत्र या पुरस्कार प्राप्त करना नहीं, अपने को तैयार करना है कि हम आगे जाके जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है उसको निर्वहन कर सकें। तो इस दृष्टि से हमने एक क्रम बनाया था कि ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल और प्लेटिनम लेवल, ऐसे 4 स्तर हैं जिन पे हम सर्टिफिकेशन देंगे। और प्रयत्न करने में करीब 115 छात्रों ने इसमें और भागीदारी किया था, और लेकिन ऐसा संयोग बना कि एक ही विद्यार्थी इसमें और ब्रॉन्ज लेवल पर आज पाया है, वो है हमारे सोनू। सोनू को मैं बुलाऊंगा कि यहाँ पर आएंगे पुरस्कार के लिए, और हर्षिता बताएंगी इन बच्चों के बारे में। हर्षिता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है। मैं बीटेक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमने एआरडी के अंतर्गत लोगों को जोड़ने का काम किया, जिसमें आपातकालीन समय आने पर उन लोगों की सहायता कर सके जिन्हें बहुत जरूरत है। इस कार्य को हमारी टीम ने बखूबी किया। इसमें 29 लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें 8 लोग कोटा में उपस्थित है। मैं मुनीष बिंदल सर को बुलाना चाहती हूँ। मुनीष बिंदल सर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं और महामना मालवीय मिशन ग्रामीण इकाई वाराणसी के उपाध्यक्ष हैं और ईआरटी कोटा के प्रवर्तक हैं। मैं मुनीष बिंदल सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। धन्यवाद। मैं एक परिचय और करना चाहूँगा। श्री विजय सिंह जी पालीवाल। विजय सिंह जी 1983 के बिट्स पिलानी के केमिकल इंजीनियर हैं और कोटा शहर को और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का उनका संकल्प है। उनके साथ 60,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। मैंने उनसे आज निवेदन किया, तो हमारे बीच में है, तो मुझे लगा कि एक उनके द्वारा सम्मान मिले। मेरे साथ बच्चों ने काम किया है, सम्मान उनके हाथों हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए विजय सिंह जी हमारे बीच में आए। स्वागत है आपका जी। हाँ, सोनू आइए। सोनू अपना अनुभव बताएंगे। जी सर, तो मैं बताना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के तहत जो महामारी फैली, उसके तहत बहुत से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को हेल्प नहीं मिल पा रही थी, जैसे फूड पैकेट, राशन, मेडिसिन्स इत्यादि की। तो इसके तहत हमारे सर ने जो एक सोशल प्रोजेक्ट चलाया, उसके तहत मैंने 81 फैमिलीज़ के रिस्पॉन्स कलेक्ट किए, जिनमें उन्होंने फूड पैकेट, राशन और मेडिसिन्स उनके हिसाब से जो उनसे बन सकता है उन्होंने उसकी उस तरह से हेल्प की और हमें प्रोवाइड कराई, और हमने उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दी।
धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। हर्षिता। अब मैं आयुष गोयल को बुलाना चाहती हूँ। इन्हें ERT कॉन्टेस्ट में 3rd रैंक आने पर 500 रुपीज का पुरस्कार दिया जाता है। ये RTU में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से BTech 3rd ईयर के छात्र हैं। आयुष कुछ कहना चाहेंगे? माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी और ये कार्यक्रम देख रहे सभी अतिथिगणों को मेरा अभिनंदन। पहले मैं ERT की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। कोरोना के इस टेंशन भरे माहौल में हम सभी एक अवसर देखते हैं कि हम इस अपनी स्ट्रेस भरी जिंदगी से बाहर आ सकें और ERT ने मुझे वो मौका दिया। ये कार्यक्रम 3 भागों में बटा हुआ था, जिसका सबसे पहला भाग 5 जून 2020 को संपूर्ण हुआ, जो एक ऑनलाइन क्विज थी जिसका विषय था पर्यावरण। इसका दूसरा चरण था एक एसे रिकॉर्ड करना जिसका विषय था छात्र जीवन पर पर्यावरण का असर, जिसने मेरी नॉलेज को बहुत बखूबी बढ़ाया। आखिरी चरण हमें अलग अलग तरह के योग आसन को रिकॉर्ड करके टीम को भेजना था, जैसे सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन, गरुड़ आसन। छात्र जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं और मेरे लिए ये बहुत लाभदायक साबित हुआ। तो मैं ERT की टीम को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक मौका दिया और धन्यवाद। वेरी गुड। इसी क्रम में मैं अब नाज़नीन अशरफी को बुलाना चाहूंगी। ये ECA ब्रांच से BTech 2nd ईयर के स्टूडेंट है। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ सम्मानित किया जाता है। नाज़नीन, कैसा लग रहा है नाज़नीन? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स। अब इसी क्रम में मैं श्रेया गोयल को बुलाना चाहूंगी। ये ECE ब्रांच से BTech 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ सम्मानित किया जाता है। थैंक यू। अब मैं स्वाति राठौड़ को बुलाना चाहूंगी। ये RTU से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच से BTech 2nd ईयर की छात्रा है। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में मैं अब माहिका सक्सेना को बुलाना चाहती हूँ। ये RTU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से BTech 2nd ईयर की छात्रा है। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में मैं हर्षिता गुप्ता को बुलाना चाहती हूँ। ये RTU से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से BTech 2nd ईयर की छात्रा है। बहुत बहुत। इसी क्रम में मैं अब मोनिका को बुलाना चाहती हूँ। ये RTU की BTech से 2nd ईयर की छात्रा हैं। इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से सम्मानित किया जाता है। थैंक यू हर्षिता। मैं विजय सिंह जी का विशेषतः आभारी हूँ कि अपने व्यस्त समय में उन्होंने यहाँ हमारे बीच में आए हैं। छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूँगा आपके सामने कि ये परिकल्पना मेरे मन में आई कैसे। तो जैसा आप सबको ध्यान में है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और वहाँ महामना मालवीय जी का एक वाक्य हम लोगों को बार बार ध्यान आता है, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। तो मालवीय जी केवल एक ही आकांक्षा करते थे कि किसी प्रकार से हम और जो दुख में तपते हुए प्राणी है उनका कष्ट हर सके। मुझे लगता है मेरे को प्रेरणा उसी बात से मिली थी और संयोग ऐसा बना कि इंजीनियरिंग में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो जिस दिन ये कोविड की स्थिति बन रही थी उसी समय हमें लगा कि हमारे छात्रों को ये एक लाइव ट्रेनिंग का अच्छा मौका होगा
और संयोग ऐसा बना कि फर्स्ट ईयर के कुछ बड़े ही उत्साही विद्यार्थी थे जो इस काम में आगे आए, उनसे हमने शुरू किया था। तो पहली बात जैसे कि बताया था कि सबसे ज़रूरी था कि हम खुद शिकार ना हो जाएं, क्योंकि हम सहायता करने जा रहे हैं तो हम खुद सहायता वाली पाने वाली श्रेणी में ना खड़े हो जाएं। इस दृष्टि से हमने बहुत ध्यान रखा कि हमारे कोई भी विद्यार्थी और जो नियम हैं, दिशा निर्देश हैं, उनके विरुद्ध ना जाए। दूसरी बात थी लीडरशिप, क्योंकि ये जब भी आगे जाकर काम करेंगे विद्यार्थी तो इनको लीडरशिप पोजीशन में होंगे ही। तो लीडरशिप जब करनी होती है, लीडरशिप पोस्ट से नहीं मिलती है, लीडरशिप आपके ट्रेड से, गुणों से मिलती है। तो वो लीडरशिप निर्माण करने का हमने प्रयास किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस टीम में जिन्होंने पूरी टीम को लीड किया, आज उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। नरेश, योगेश, अब्दुल माजिद, उर्वशी और शुभम, ये पांचों वो छात्र छात्राएं थे जिन्होंने पूरे 2 महीने तक इस पूरे कार्यक्रम को दिन रात लगाकर एक किया। लेकिन उन लोगों का नाम सर्टिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि ये तय हुआ था कि हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए काम नहीं कर रहे, हम इस प्रकल्प के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उस 5 की टीम से बढ़कर इस समय 30 छात्र छात्राएं हैं जो कि इस काम में लगे हैं। और अब हमें विजय सिंह जी और इस शहर के कई गणमान्य लोगों का साथ मिला है। हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम कोटा शहर में जो अभी हमारे पास 1600 परिवार जुड़े हैं, इसको बढ़ाकर 25,000 परिवारों की संख्या करेंगे। और इस अभियान को कोटा में हम कह सकेंगे कि हर परिवार को हमने जोड़ा है और हर परिवार की आवश्यकता है। जब कभी ऐसी, भगवान ना करे कि ऐसा स्थिति पैदा हो, पर कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कोटा शहर में कोई इमरजेंसी आती है, तो ये हमारी टीम इसमें पूरी सक्रिय भूमिका निभाएगी। धन्यवाद वाराणसी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी। समय का ध्यान रखना है, तो मैं अब वाराणसी परियोजना के बारे में थोड़ा सा महामहिम को बताना चाहूंगा। जैसा कि महामहिम जानते हैं और इस क्षेत्र के, चूंकि आप बहुत दिनों तक रिप्रेजेंटेशन भी किया है, आपने प्रतिनिधित्व किया है और इस क्षेत्र को जानते भी हैं। कहा जाता है कि बनारस में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन महामहिम एक समय ऐसा आया जब कोविड-19 का अचानक जो मारक क्षमता चारों तरफ प्रदर्शित हुई, तो लोग भूखे, परेशान, स्वास्थ्य उनका खराब, चारों तरफ बिखरे हुए थे। कैसे उनको संबोधित किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं को संबोधित किया जाए, एक बड़ा काम था। और उसी समय देखिए 24 मार्च की बात है, हमारे पास 2 युवा आए, एक किशोर कांत तिवारी और दूसरा रोशन पटेल। ये दोनों युवा 2017 से रोटी बैंक की स्थापना करके भूखों को खाना खिला रहे थे। लेकिन इनका मॉडल ये क्या था कि लोगों के घरों से रोटी बनवाकर, सब्जी बनवाकर या भोजन लेके आते थे और उसके बाद बांटते थे। लेकिन जब ये महामारी आई तो दूसरों के घर से भोजन इकट्ठा करना भी एक दुरूह काम हो गया और ये डर हुआ कहीं इन्फेक्शन इससे भी न फैले। तब ये बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर अगर आप हमारी सहायता करें तो हम लोग एक कम्युनिटी किचन बनाना चाहेंगे। महामहिम वहां से शुरुआत हुई इस परियोजना की वाराणसी में, और 24 मार्च को हम लोगों ने रामनगर में एक किचन बनाया जो काशी कथा का ऑफिस है। काशी कथा वैसे तो सर तालाबों के लिए, संस्कृति के लिए, मंदिरों के लिए काम करती है, लेकिन वो पूरे लोग हमारे साथ जुटे। रोटी बैंक, काशी कथा और संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी। डॉक्टर विद्यासागर पांडे को तो आप जानते ही हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं है। और इस ग्रुप में डॉक्टर विद्यासागर पांडे और प्रदीप कुमार मिश्रा, मैं कम से कम 20 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और इस रोटी बैंक के आने से महामहिम हम लोग 1000 से 1500 लोगों को डेली, आज भी नॉन स्टॉप, कैंट स्टेशन पे, ट्रामा सेंटर पर और बीएचयू में कोई एक ऐसा दिन नहीं होता। मैं इन बच्चों की ऊर्जा का, एक तरह से ऊर्जा से अभिभूत हूं कि क्या ऊर्जा है। कितना भी बुरी परिस्थिति हो, अगर एक दिन मैं कह दूं कि आराम कर लो, लेकिन ये आराम करने के लिए तैयार नहीं है। 1 मिनट के लिए अपने स्क्रीन में मैं किशोर कांत तिवारी को दिखाना चाहूंगा। सर, ये लड़का है जो हम लोगों के साथ मिलके बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और हम ऐसे सारे बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ग्रुप से जो ईआरटी का जो ग्रुप है सर, उसी में मनु टंडन जी हैं जो अमेरिका में हैं, लेकिन उन काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 3 लाख रुपए की रोटी मेकिंग मशीन दान कर दी रोटी बैंक की टीम को। तो एक और अच्छा काम हुआ। अब रोजाना 2000 से 3000 रोटियां बन रही हैं और आराम से हम लोगों को खिला रहे हैं। तो कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा काम, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे भोजन का हो, संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी उसमें लीड करती है। सर, स्वास्थ्य वाले कार्य में आप जानते ही हैं कि विकलांगों के लिए कितना ज्यादा काम वो कर चुके हैं। इस बीच में भोजन के लिए भी उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो ईआरटी एक परिकल्पना है जहां महामना के इंस्टीट्यूट से निकले हुए लोग या महामना के दर्शन में विश्वास करने वाले लोग एकजुट हों और हैव नॉट्स को जोड़ें और बीच में वॉलेंटियर्स को लाएं।
तो इस तरह सर बनारस में और बनारस के आसपास ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी अभी एक और संस्था जुड़ रही है हमारे साथ सर, उसे शांति विद्या फाउंडेशन कहते हैं। आशुतोष पाठक जी वो भी बनारस के हैं और उन्होंने इस साल 26 कन्याओं को इंटरमीडिएट के बाद स्कॉलरशिप देने का तय किया है, जिससे वो आगे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। उनको एम्पावर करना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना, ये भी हमारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं देवेंद्र भसीन जी को उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड महामना मालवीय मिशन के उपाध्यक्ष हैं और वहां से ERT के इस कार्यक्रम को लीड करेंगे। भसीन साहब। मालवीय मिशन वाराणसी ग्रामीण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्थान के महामहिम श्री राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, यहाँ उपस्थित प्रोफेसर SN उपाध्याय जी, डॉक्टर PK मिश्रा जी, श्री मुनीष बिंदल जी, श्री हरिशंकर सिंह जी, आप सभी का मैं मालवीय मिशन देहरादून के अध्यक्ष श्री श्रीकांत चंदोला जी और अपने दो संयोजक साथियों श्री दान सिंह रावत और श्री महावीर कुकरेती जी के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विशेष महत्व का भी है। उसकी वजह यह है कि आज हमें माननीय श्री कलराज मिश्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। अविभाजित उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद माननीय कलराज जी का हम सभी को स्नेह, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और आज इस मंच के माध्यम से भी हमें उनके दर्शन करने के मौके मिले हैं। हम उनका सादर अभिवादन करना चाहते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में बहुत संक्षेप में विषय रखना चाहूँगा। उत्तराखंड एक हिमालयी पर्वतीय राज्य है और इसमें उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे तराई भाबर का क्षेत्र, घाटियाँ और कुछ मैदानी इलाका है। ये देवभूमि है और हमारे जो पवित्र 4 धाम हैं वो भी यहाँ पर हैं और गंगा जमुना की पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी है। लेकिन देवभूमि और प्राकृतिक छटा के साथ इस महान राज्य के भाग्य में एक बिंदु और जुड़ा है, वो है आपदा का। उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं इसमें हम कई प्रकार की आपदाओं का प्रतिवर्ष सामना करते हैं और सच्चाई यह है कि उत्तराखंड की जनता का एक बड़ा भाग आपदाओं के बीच में जीता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी पर्वतीय क्षेत्रों में और देहरादून सहित भारी बारिश हो रही है। सैकड़ों तीर्थ यात्री ऊपर फंसे हुए हैं और भूस्खलन से काफ़ी दिक्कतें हैं। ये भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर बहुत नुकसान होता है और इसी प्रकार से नदियों में बाढ़ आ जाना और अन्य प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर हम लोग हर साल झेलते हैं। और यही कारण है कि आपदा और उसके लिए राहत, ये यहाँ की जो प्राथमिक हमारे कार्य हैं उनका एक अंग है। मालवीय मिशन के माध्यम से जब ये बात मुनीष जी ने रखी तो निश्चित तौर पर हमको ये अच्छा लगा और हमने कहा इस कार्य में हम भी जुड़ेंगे। और हमने अभी चूँकि हाल ही में इस इकाई का हमने गठन भी किया है तो अभी प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। अभी 13 जिलों की हमारी जो संगठनात्मक इकाइयाँ हैं उसका कार्य हम बहुत शीघ्र पूरा कर देंगे। इसके अलावा हमने कुछ कार्य क्षेत्र चिन्हित किए हैं। हमने इस बात को देखा है कि आपदा के अंदर हम राहत कैसे दे सकते हैं। एक स्थिति वो आती है जब आपदा आ जाती है, एक स्थिति वो आती है जब आपदा के बाद हमको राहत पहुंचानी पड़ती है, एक स्थिति वो आती है जब तात्कालिक राहत के बाद पुनर्वास की स्थितियां पैदा होती हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं ये चिन्हित करने के कार्य पे हम लोग जुटे हुए हैं। कुछ काम हो भी गया है और साथ ही जो हमारी योजना है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो यहाँ पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन है उत्तराखंड की, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, उसको जोड़ने का काम, NCC NSS के छात्रों को जोड़ने का काम, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों को इससे संबद्ध करने का कार्यक्रम और साथ ही शिक्षकों को भी जोड़ने की जो एक प्रक्रिया है उसको भी हमने प्रारंभ कर दिया है। अभी कोविड-19 का जिक्र आप लोगों ने किया। यद्यपि संस्था के आधार पर तो हम लोगों ने कोई संगठनात्मक कार्य तो नहीं किया, लेकिन जो हमारे सदस्य अलग अलग स्थानों पर हैं उन्होंने जो मोदी किचन चलते थे उसके अंदर योगदान दिया
सूखा राशन बांटने में अपनी भूमिका निभाई, और एक बड़ा काम और हुआ, वो सैनिटाइजर वितरण का और आपके मास्क वितरण का। इस काम में भी हम लोग जुटे रहे और ये काम अभी चल रहा है, और कुछ अगले दिनों में हम इकट्ठा बैठ करके इसके बारे में काम करने वाले हैं। और एक विशेष ध्यान हम लोग और दे रहे हैं कि जनता में जागरूकता पैदा करने का, क्योंकि कोविड के मामले में क्योंकि इलाज अभी नहीं आया है, तो जन जागरूकता और जो सुरक्षा के बचाव के मामले हैं जो होने चाहिए, उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी होगा। और इसी क्रम में एक बात मैं और कहना चाहूँगा जिसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, वो ये कि हम अपने छात्रों को, जो लोग इसे जोड़ेंगे, उनको कैसे प्रशिक्षित करें कि समस्या आने पर हमारी क्या भूमिका होगी और किस रूप में हम लोग जो है अपनी मदद को कर पाएंगे। तो ये तात्कालिक तौर पर हमारा कार्य हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया। धन्यवाद बसीन जी। अब समय आ गया है जिसका इंतजार था, जिसका हम सब लोग बैठ के, जिसके लिए आज यहाँ हैं, आशीर्वाद लेने के लिए माननीय राज्यपाल आदरणीय परम आदरणीय कलराज मिश्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि हमें आशीर्वचन से अभिषेचित करें। सर। सभी को नमस्कार। वाराणसी ग्रामीण इकाई महामना मालवीय मिशन के द्वारा आयोजित इस आपातकालिक अनुक्रिया समूह शुभारंभ समारोह में आए हुए राष्ट्रीय इकाई के महामंत्री श्री हरिशंकर सिंह जी, प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय जी, अध्यक्ष ग्रामीण इकाई वाराणसी महामना मालवीय मिशन, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र जी, महासचिव महामना मालवीय मिशन ग्रामीण इकाई वाराणसी एवं समन्वयक मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, श्री मुनीश बिंदल उपाध्यक्ष महामना मालवीय मिशन ग्रामीण इकाई वाराणसी कोटा, ग्रामीण इकाई कोटा एवं अध्यापक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी उपाध्यक्ष महामना मालवीय मिशन देहरादून। ये भसीन जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और हम जब जाया करते थे तो बड़ी इनसे बहस हुआ करती थी, और बड़े अच्छे, बड़े ही मैं कहूँ इंटेलेक्चुअल हैं, विभिन्न विषयों पर अपना समाधान कारक एक दिशा प्रदान किया करते थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था तो मैं बहुत अधिक जाता था, और उत्तराखंड बनाने में भी मेरा योगदान रहा है, मैं उसका कन्वीनर ही था। तो इसलिए देवेंद्र जी को देखकर पहले तो पहचान नहीं पाया, लेकिन जब बोलने लगे तब ध्यान में आ गया इनका चेहरा वगैरह, इसलिए मैं देवेंद्र जी को बड़ा बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। श्री विमलेंद्र झा जी अध्यक्ष मेकी फाउंडेशन मुंबई, डॉक्टर विद्यासागर पांडे जी महासचिव संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी, सभी अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, भाई और बहनों, तो विद्यासागर पांडे जी दिव्यांगों के लिए समर्पित है। जब मैं लोकसभा दोरिया से चुनाव लड़ा और वहाँ रहते हुए मंत्री भी था, तो हमारे क्षेत्र में काफी गए, काफी विकलांगों को, दिव्यांगों को लेकर 100 से ज्यादा लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन किया। मैं व्यवस्था में करता था, लेकिन वो पूरा ऑपरेशन किया, और आज भी लोग इनको भगवान के रूप में देवरिया में मानते हैं। ऐसे विद्यासागर पांडे जी। महामना मालवीय मिशन से मैं भी जुड़ा हुआ। 78 में जब मैं राज्यसभा में गया था तो उस समय महामना मालवीय मिशन बना था, और मैं भी, मेरी पढ़ाई लिखाई सिद्धनाथ उपाध्याय जी ने तो मुझे कह दिया कि स्थानीय स्तर पर ही है, लेकिन मैंने कक्षा 9-10 सेंट्रल हिंदू स्कूल से किया, फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, फिर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जो बीएचयू से ही संबंधित है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने काशी विद्यापीठ से किया।
ये सारा मैंने संघ की योजना से किया, क्योंकि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं संघ का प्रचारक निकलूंगा। तो जहां जहां अपना काम कम था वहां वहां लोगों ने मुझे भेजा था। और जब महामना मालवीय मिशन की स्थापना हुई तो मैं स्वयं उसका एक सदस्य था और समय समय पर महामना मालवीय मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में भी मेरा जाना आना होता था। और जब मुझे ये पता लगा इमरजेंसी रिस्पांस टीम महामना मालवीय मिशन के माध्यम से लॉन्च की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा हुई कि मैं भागीदार बनूं इसमें, और सहज रूप से मैंने आपके इस कार्यक्रम को स्वीकृति भी प्रदान की। इसलिए मुझे तो ये बड़ा आनंददायक ये विषय है। महामना के मन मस्तिष्क में जिस तरीके से भारतीयता को स्थापित करते हुए और उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाए, संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, लोग निरंतर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को अपने आचरण व्यवहार में आचरित करते हुए आगे बढ़े और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम के अनुरूप यहाँ की संस्कृति कैसी है, अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से लोगों के बीच में एक आदर्शात्मक स्वरूप निर्माण करने से सक्षम हो सकें, यह उनकी हमेशा मंशा रही है। और इसी आधार पर महामना मालवीय मिशन काम कर रहा है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एपेक्स कोर्ट में भी था, डॉक्टर करण सिंह जी चेयरमैन थे, कई बार जाना आना हुआ। तो स्वाभाविक रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेरे रोम रोम में व्याप्त है, और इसलिए जब महामना के नाम से कोई चीज होती है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति मैं आकर्षित होता हूं। और ये बहुत स्वाभाविक है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जो पूरे देश भर में, विश्व भर में फैले हुए हैं, उनको किसी न किसी रूप में महामना के विचारों के अनुरूप किस ढंग से जोड़ा जाए और उसके अनुरूप वो किस ढंग से आगे बढ़ करके काम कर सकें, इस दृष्टि से उनको दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। यह महामना मालवीय मिशन के माध्यम से किया गया। और जितने भी पूर्व छात्र हैं जहां जहां भी काम कर रहे हैं, अब जैसे हमारे मनीष बिंदल जी कोटा में, राजस्थान में, लेकिन महामना मालवीय मिशन से जुड़े हैं। विश्व के अनेक देशों में इस मिशन से लोग जुड़े हैं और जुड़ करके महामना के विचारों के अनुरूप आम जन के समस्याओं के समाधान के लिए, प्राकृतिक आपदा है तो उसमें विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान करते हुए काम कर सकें, इस दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना भी बनाते हैं। और उस योजना के अनुरूप लोगों के बीच में अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से स्वयं में परिचय दे देते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, महामना मालवीय मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और महामना के विचारों के अनुरूप अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से पूरी मानवता को अपने साथ जोड़ सकने में सक्षम है, संवेदनशील है। यह एक स्थिति महामना मालवीय मिशन के माध्यम से निर्माण करने की कोशिश की जाती है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। महामना ने सबसे पहले जो आधार स्तंभ, अगर उनका देखेंगे शिक्षा के आधार स्तंभ में, तो उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति हमारी शिक्षा का आधार स्तंभ होगा और उसके अनुरूप ही आगे हम बढ़ेंगे। भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था, तो अपने इन आचरण व्यवहार और संस्कृति के और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के कारण वह नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य लोगों को सहज रूप से अनुभव हो सके, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
सारी शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही साथ लोग निर्माण कर सके। और इसको जो आज काफी अवमूल्यन उसका होता जा रहा है, उसको कैसे सक्षम और सुदृढ़ बनाया जाए, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। और महामना मालवीय मिशन के माध्यम से ये चीज हो रही है, ये मैं कह सकता हूं। ये जैसे आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन किया, डॉक्टर पीके मिश्रा जी ने, ये हमारे बिंदल जी ने, हमारे भसीन जी ने जो सारी बातें रही, हरिशंकर जी बोले लेकिन हम लोग सुन ही नहीं पाए, लाभान्वित नहीं हो पाए, ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया, तो इससे स्वाभाविक रूप से बात समझ में आई कि जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी है वो इसीलिए बनी है कि विभिन्न प्रकार की आपदा में महामना मालवीय मिशन जो अत्यधिक संवेदनशील संस्था है, उस संवेदनशीलता के आधार पर कैसे हम लोगों की सेवा कर सके, शुश्रूषा कर सके। और इसलिए ये जो इस युग में, युग की कोविड-19 जो जब बहुत भयंकर समस्या है, उसके निराकरण के लिए भी महामना मालवीय मिशन सन्नद्ध है, तत्पर है। और किस तरीके से सहयोग किया जा सकता है विभिन्न क्षेत्रों में, उस प्रकार के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे। मालवीय मिशन वाराणसी ग्रामीण इकाई युवाओं को जोड़ने और उनकी ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति का समाज कल्याण के लिए उपयोग कैसे हो सकता है, उसका भी कार्यक्रम बना रहा है। मैं पीके मिश्रा जी को और उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम को एसीएल में बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। मिशन की ग्रामीण इकाई द्वारा जो अभी बताया गया, संगठित किए जाने वाले आपातकालिक अनुक्रिया समूह, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऐसे समूह हैं कि जिनका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव जनित राष्ट्रीय आपातिक स्थितियों से निपटने के लिए देश भर के अनुभवी प्राचार्यों एवं व्यावसायिक व्यक्तियों के मार्गदर्शन में युवा छात्रों की अपार ऊर्जा तथा रचनात्मक क्षमता का उपयोग करना है। कोविड-19 तो है ही है, इसके कारण परेशानी है, झेल रहे हैं लोग, महामारी है। उसके लिए महामना मालवीय मिशन लगा हुआ है इमरजेंसी रिस्पांस टीम के माध्यम से। अभी हमारे भसीन जी ने जो उत्तराखंड का वर्णन किया, मैं उत्तराखंड के बारे में बहुत जानता हूं। बरसात के दिन में कैसी दुर्दशा होती है, लैंडस्लाइड से कितने लोग तबाह होते हैं, बाढ़ से कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। हर साल आप ये सारी चीजें देखते होंगे। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में किस ढंग से हम समाधान निकाल सके, किस ढंग से अपने संवेदनशीलता का अनुभव वहां के आम जन को हम करवा सके। अभी केरला में जिस तरीके से घटना हुई, जहां जहाज के कारण परेशानी हुई, वहां भी लैंडस्लाइड भयंकर हुआ, वहां भी भयंकर बाढ़ आ रही है। पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी भयंकर हुआ है। अब ऐसे सारे तरह देश के कई हिस्सों में यह दुर्दशा देखने को मिल रही है। कोविड-19 महामारी है, लेकिन साथ साथ ये प्राकृतिक आपदाएं भी भयावह स्वरूप निर्माण कर रही है। अब महामालवीय मिशन कितना बड़ा है, कैसा है, तो संगठन के माध्यम से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसमें जो जगह जगह लोग बने हुए हैं, उनके माध्यम से कैसे अधिकाधिक सहयोग लेकर हम मदद कर सकते हैं, यह एक बहुत आवश्यक है। और ऐसे समय में आपकी युवा टीम बहुत समर्पित भाव से जुड़ सकती है। उसका उपयोग कैसे किया जाए, इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है। यह प्रशंसनीय है कि इस समूह में छात्रों के परिजनों को भी सम्मिलित करने की योजना है।
एक अच्छी बात आप कर रहे हैं कि उनके परिजनों को भी आप सम्मिलित कर रहे हैं। आपातकालिक अनुक्रिया समूह का गठन एक तरह का सामाजिक अभियांत्रिक प्रयास है, एक मैकेनिकल या टेक्नोलॉजिकल इस दृष्टि से उस ढंग का प्रयास है कि अधिक से अधिक यंत्र लोग काम कर सकने की दृष्टि से सक्षम हो सकें। इसका एक प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक क्षमता का उपयोग आपातिक स्थितियों से निपटना है। साथ ही प्रदेश और केंद्र स्तर के संबंधित विभागों से सहयोग करना है। इन समूहों के सदस्यों को आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा प्राचार्यों द्वारा आपदा निराकरण हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं और आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आपात स्थिति में एक दूसरों की मदद करने के योग्य हो सके, साथ ही अन्य लोगों को प्रेरित तथा प्रशिक्षित भी कर सके। प्रारंभ में इन समूहों के सदस्यों का उपयोग कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए किया जा रहा है। जो लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप आगे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम बढ़ रही है, यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। इनके अनुभव का उपयोग बाढ़, अकाल, भूकंप, भूस्खलन जैसा मैंने पूर्व में बताया, प्रदूषण जैसी अन्य समस्याओं के अंतः दुष्प्रभावों के निराकरण के लिए भी अच्छी तरह से किया जा सकता है। इन समूहों में कार्य करने से छात्रों और स्वयंसेवकों में मानवीय मूल्यों की इस भावना को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। श्री मुनीश बिंदल के नेतृत्व में कोटा परियोजना के अंतर्गत आपातकालिक अनुक्रिया समूह की बृहद श्रृंखला बनाई जा चुकी है। इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में पूरा दिखाया, मुझे अच्छा लगा। अभी कोटा में कोरोना के कारण तो नहीं जाना हो पाया, आना होगा मेरा, लेकिन इनके विश्वविद्यालय के तरफ से कई बार वार्ता तो हुई है। इनके विश्वविद्यालय ने कुछ वेबिनार भी करवाया, वो किया है मैंने, मैं उससे भागीदार रहा हूं। कोविड-19 की आपदा के समय इस टीम ने चिकित्सा एवं भोजन की त्वरित सहायता देने का उत्तम कार्य कराया है। यह कार्य आज भी कम्युनिटी किचन के रूप में चल रहा है। मिशन की मदद से रोटी बैंक को प्रौद्योगिकी संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग के 1991 के स्नातक अमेरिका वासी, जिसकी बात डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने की थी, मनु टंडन ने 3 लाख रुपए की एक स्वचालित रोटी बनाने वाली मशीन भी उपलब्ध कराई ताकि और अधिक लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा सके। डॉक्टर विद्यासागर पांडे के नेतृत्व में संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी ने वाराणसी और आसपास के जिलों में कमजोर वर्ग या दिव्यांगों के स्वास्थ्य की जांच के क्षेत्र में काफी अभिनव कार्य किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने जिस बात से कार्य किया है, मैंने इनसे आग्रह किया था, उसका एक वीडियो बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाया, शायद उन्होंने बनाया भी है। और बच्चों ने जिस तरह से वर्णन किया है, जो दिव्यांग बच्चे जिनका ऑपरेशन उन्होंने किया, अपने चिकित्सालय में रह करके जो जिनका ऑपरेशन हुआ और एक व्यक्ति को मुफ्त में खाना, मुफ्त में ऑपरेशन, ये जो करवाए, ये सही माने में जब उनकी बात आप सुनेंगे तो स्वयं आप बहुत द्रवित होंगे और बाकी के लोग बड़े आकर्षित होंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इस इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंतर्गत इन प्रकार के दिव्यांगों को जो अपने जीवन से निराश हो चुके थे, ऐसे लोगों को फिर से कैसे आत्मविश्वास जनित उनका व्यक्तित्व निखार करके प्रदान किया इन्होंने, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अद्भुत प्रयास है।
इसको निश्चित रूप से लोगों के बीच में दिखाना चाहिए। और इसलिए मैं विद्यासागर पांडे को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसे अपेक्षा करता हूं कि और भी अधिक मेले लगाएं इस बात पे, उन ग्रुप्स में जाएं, क्योंकि दिव्यांगता इस समय अभिशाप बन गई है। और दिव्यांगता अभिशाप बनी है उस व्यक्ति के मन के अंदर की, उसके जो लोग उसको विकलांग कहते हैं, अगर ये अनुभव कराने का प्रयास किया, अरे ये तो दिव्यांग है, इसको अगर तुम ढंग से सदुपयोग करो तो आगे चल करके अपने प्रतिभा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मात दे सकते हैं। ये से निर्माण किया जा सकता है और उधर तुम जाए तो बहुत अच्छा है। मिशन की इकाई काशी कथा के साथ मिलकर वाराणसी के प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को संग्रहित करके प्रचार प्रसार करने के साथ तालाबों के संरक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके साथ ही इसे पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण रोजगार की दिशा में छात्रों के साथ मिलकर सराहनीय कार्य किया है। शांति विद्या फाउंडेशन के माध्यम से कमजोर वर्ग के छात्राओं को छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ ही उनके आत्मनिर्भरता के प्रयास किए जा रहे हैं। मानवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र, जिसके निदेशक डॉक्टर पीके मिश्रा जी हैं, आज की ये बड़ी महती आवश्यकता है मिश्रा जी। आत्मनिर्भर भारत कोविड-19 के दौरान इसको जितना भी आप महत्व देंगे, इसमें इनोवेशन भी तैयार हो रहा है। इनोवेटिव आइडियाज लेकर के नौजवान आ सकते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, छोटी छोटी राशि के माध्यम से उनके इनोवेशन को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास का सृजन और आत्मनिर्भरता का भाव ये निश्चित रूप से निर्माण हो सकता है। और वही वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, ये यही से तैयार हो सकता है और ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकता है। और इसलिए इस क्षेत्र में उद्यमिता संवर्धन केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रों को उचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास द्वारा उद्यमिता के लिए प्रेरित किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर है, टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर भी है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है। हैंड ऑन ट्रेनिंग देकर इंटरमीडिएट के, ITI के बच्चों को हैंड ऑन ट्रेनिंग देकर कैसे तैयार किया जाए, इसको मिश्रा जी आपके माध्यम से बाकी जब इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा सकते हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हुए ये विश्वास पैदा किया जा सकता है कि महीने भर की, 2 महीने की ट्रेनिंग के आधार पर तुम आत्मनिर्भर हो सकते हो, अपने पूरे परिवार को लगा सकते हो। भारत के प्रधानमंत्री जी को कल्पना है कि हमारा नौजवान जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये जॉब प्रोवाइडर, इंक्यूबेशन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये जॉब प्रोवाइडर के दृष्टि से सक्षम हो सकते हैं। और इसलिए इस बात को मिशन की तरफ से स्वयं मिश्रा जी इस दिशा में काम कर रहे हैं, यह लगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। इसी केंद्र के तहत जालौपुर, चौबेपुर वाराणसी, रामनगर वाराणसी एवं शक्तेशगढ़, चुनार, मिर्जापुर में केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। क्या है आप लोग, मुझे क्योंकि आपके माध्यम से जानकारी हो रही है, जिसमें ग्रामीणों तथा वनवासी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी जो दिखाया था, मैंने देखा था सोनभद्र का भी एक क्षेत्र था, उस प्रेजेंटेशन में सोनभद्र था वनवासी कल्याण आश्रम, वो मैंने ध्यान से देखा है। दिखाया तो कोटा का जा रहा था, लेकिन उसमें सोनभद्र भी आ गया था। तो मुझे लगता है कि सारे इलाके ऐसे हैं कि जिसको
ढंग से किया जा सकता है और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया जा सकता है। इसी क्रम में महामना मालवीय मिशन के तत्वावधान में उत्तराखंड में परियोजनाओं को शुरू करने हेतु डॉक्टर देवेंद्र भसीन की बड़ी अच्छी टीम है, मैं जानता हूं। ये अपनी टीम को आगे बढ़ाकर चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। दान सिंह रावत जी, ये तो बड़े हैं वहां के लोगों के बीच में, उनकी प्रसिद्धि अच्छी है। एवं महावीर प्रसाद कुकरती जी प्रयासरत है। इन सभी महानुभावों का प्रयास एवं अब तक का कार्य प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। मुझे विश्वास है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों एवं विदेशों में पहले महामना के मानस पुत्रों के ऐसे अनेक समूह होंगे जो महामना के आदर्शों एवं मूल्यों के आधार पर पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अपने अपने प्रयासों से मानव कल्याण तथा प्रकृति के संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालित कर रहे होंगे। मैं आप सभी से इस अवसर पर आग्रह करता हूं, इन सभी को अपनी इस नवगठित श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास करें। भगवान शिव एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि वे आप सभी को शक्ति और सामर्थ्य दें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं इस पुनीत कार्य के श्री गणेश के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अत्यंत आह्लादित हूं तथा आप सभी के प्रयास की सफलता की कामना करता हूं। परमेश्वर इस दिशा में और आगे बढ़ने की दृष्टि से आप सभी को, आप सबकी टीम को सामर्थ्य प्रदान करें। यही कहते हुए आप सर्वों से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। प्रणाम सर। आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर चल के हम उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना शुरू किए। जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे एमएसएमई में, तो आपने निस्बत में हमें काम करने का मौका दिया था और उसके बाद हम इस काम को इतना बढ़ा पाए हैं और हम आपके आशीर्वाद से बहुत आगे ले जाएंगे अगर आपका आशीर्वाद रहा। अब मैं आमंत्रित करूंगा विद्यासागर पांडे जी को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। परम आदरणीय महामहिम श्री कलराज मिश्र जी, राज्यपाल राजस्थान, जो सदैव से हमारे रक्षक रहे हैं, अपने आशीर्वाद से, प्रेरणा से, संजीवनी दिव्यांग बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए कई वर्षों से कार्यरत है। आपका हमेशा आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमें मिलता रहता है। इसी बीच हमारे साथी प्रोफेसर पीके मिश्र जी के साथ इस कोविड-19 की महामारी में संजीवनी ने बढ़ चढ़कर रोटी बैंक के साथ कई हजार लोगों को खाने का वितरण किया, राशन का वितरण किया, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ साथ एक बात जो आपने सोनभद्र की याद दिलाई, प्रोफेसर किसानों के बीच हमारे साथ गए। हमारा जो सोनभद्र में नगमा विद्यालय है, उसका भी उसका फोटोग्राफ लगा था। वहां पे गए और किसानों को कैसे उनकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि उनकी इनकम को 2022 तक दोगुना किया जाए, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत से हम लोग बड़ौलिया भी गए थे और अपने विद्यालय पे भी गए थे, उसके बारे में उन्होंने बताया। इसी कड़ी में हम प्रोफेसर एस उपाध्याय जी, प्रोफेसर भसीन साहब, सबको हम प्रणाम करते हैं पहले। और क्योंकि समय का आवंटन मेरे लिए बहुत सीमित है, इसलिए मैं मुख्य रूप से हमारे मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी को इस अनुप्रिया समूह के उद्घाटन में समय देने के लिए, उद्घाटन करने के लिए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जितने भी प्रोफेसर बिंदल, प्रोफेसर भसीन, प्रोफेसर उपाध्याय, जो लोग भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने के लिए, सहयोग करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की समापन का आदेश दें सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें आशीर्वचन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।